हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रिसर्च, जिसमें हमने इटिमोलॉजी, डिफिनीशन एंड साइनिंग ऑफ द वर्ड रिसर्च पढ़ लिया है। रिसर्च इन आयुर्वेदा, इट्स स्कोप, इट्स नीड, इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स यूटिलिटी पढ़ लिया है। और टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने पढ़ लिया प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड, ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल रिसर्च। तो अगर आपने इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे हमने लिंक दे दी है इन वीडियोस की, आप जाके देख सकते हैं, या आप हमारी प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जो कि रिसर्च के नाम से है हम प्लेलिस्ट। वहाँ पे भी आपको सारे टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारा जो पांचवा पॉइंट है ये वाला, क्या है? रिसर्च प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच स्टेप्स इन ब्रीफ। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सेकेंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फोर्थ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिफ्थ मटेरियल एंड मेथड्स, सिक्स ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, सेवन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। तो ये जो टॉपिक है इसको आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चौथे पॉइंट की, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम एम्स की, मतलब उद्देश्य की। अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत एम्स का तात्पर्य उन इच्छित परिणामों से होता है जिनको कि अनुसंधानकर्ता प्राप्त करना चाहता है। ठीक। इसके अलावा एक मजबूत या प्रभावशाली अनुसंधान प्रस्ताव वह कहलाता है जिसमें एम्स अर्थात उद्देश्य की संख्या 2 या 3 होती है और प्रत्येक एम को प्राप्त करने के ऑब्जेक्टिव्स एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। तो एम्स क्या होता है? जो हमारा एम है, उद्देश्य है, जो भी हम अपना जो हमने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक किया उसको हम उससे हमको क्या इच्छित परिणाम चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए, उसको ही हम एम्स कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। और एम्स क्या होता है? मतलब एक मजबूत या प्रभावशाली अनुसंधान प्रस्ताव वह कहलाता है जिसमें जो उद्देश्य हो उसकी संख्या 2 या 3 होती है और प्रत्येक एम को प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव की संख्या भी 1 से अधिक हो सकती है। ठीक। ये हो गया हमारा एम्स या उद्देश्य। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, क्रियान्विति के साधन। मतलब हम कैसे, जो हमने एम सेलेक्ट किया है कि हमको ये चीज़ प्रूव करना है, उसको हम किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू प्रूव करना है हमको। ठीक। या साधन किस साधन के थ्रू प्रूव करना है, उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये वे उद्देश्य हैं जो मूल उद्देश्य के साथ साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे ज्वर पर त्रिभुवन कीर्ति का प्रभाव या मूल उद्देश्य है। ठीक। तो ये ज्वर महिला या पुरुष किनको ज़्यादा हो रहा है ये भी हमको प्रूव कर देना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो मेन उद्देश्य क्या हो गया? ज्वर ज्वर पर हमारा त्रिभुवन कीर्ति का प्रभाव देखना है हमको कि त्रिभुवन कीर्ति हमारा ज्वर को कम कर रहा है। पर ये जो ज्वर है, दूसरा हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इसमें ज्वर जो हो रहा है वो किसको ज़्यादा हो रहा है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट दे शुड डू, अर्थात एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अनुसंधान प्रस्ताव में रखने से किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो पहला है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अत्यंत संक्षिप्त एवं सारगर्भित होने चाहिए। सेकंड, प्रत्येक उद्देश्य एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एवं ऑब्जेक्टिव को उल्लिखित करते समय बताया जाना चाहिए कि वे किस प्रकार एम को पूरा करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है अनुसंधान के लिए निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जा सकने वाला उद्देश्य अनुसंधानकर्ता द्वारा चुना जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है अनुसंधान के दौरान नैतिकता, मानवाधिकारों एवं पर्यावरण इत्यादि से संबंधित आने वाली समस्याओं के समाधान का उल्लेख भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा क्या क्या होना चाहिए? जो हमारा उद्देश्य है या एम और ऑब्जेक्टिव वो अत्यंत सारगर्भित और संक्षिप्त होना चाहिए और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वाला होना चाहिए। और जो भी हमने उद्देश्य चुना है उसको हमको निर्धारित समय में पूर्ण कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा अनुसंधान है उसके दौरान नैतिकता, मानवाधिकार, पर्यावरण, अगर इनसे संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उन समस्याओं का समाधान भी हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव में उल्लेखित होना चाहिए। ठीक।
अब व्हाट शुड बी अवॉइडेड, उसके बारे में बात करते हैं, क्या नहीं किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट बात करते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे अत्यंत विस्तृत एवं अस्पष्ट ना हों। सेकेंड पॉइंट, एम्स ऑब्जेक्टिव की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। एम्स बहुत अधिक आशावादी प्रवृत्ति वाले नहीं लिखे जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट, एम्स को लिखते समय अर्थात उसकी सूची बनाते समय उनकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, अपने एम्स एवं ऑब्जेक्टिव की पुनः जांच करके देखते हैं कि क्या वे वास्तव में हमारे अनुसंधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं। फिर पांचवा पॉइंट ये देखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव से ऐसे चयनित किए जाने चाहिए जो कि एम्स को पूर्ण कर सके। यदि ऑब्जेक्टिव व एम्स का सामंजस्य नहीं हो पा रहा है तो पुनः इस पर विचार करते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं करते हैं हम कि अगर हम जो भी एम्स वगैरह ले रहे हैं, हम एम्स और ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, वो अत्यंत विस्तृत और अस्पष्ट ना हो, और जो हमारा एम है वो बहुत ज़्यादा आशावादी प्रवृत्ति वाला ना हो। इसके अलावा एम जो लिख रहे हैं हम उसकी रिपीटेशन बार बार ना हो। इसके अलावा एम एंड ऑब्जेक्टिव की पुनः जांच करके हमको ये देखना चाहिए कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं, क्या हमारा जो हमने लक्ष्य चुना है वो वास्तव में उसको हम अनुसंधान के द्वारा पूर्ण कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव हमको ऐसे चुनना है जो कि हमारे एम्स को पूर्ण कर सके। यदि ऑब्जेक्टिव और एम्स डिफरेंट होते हैं, मतलब सामंजस्य नहीं होता उनका, तो हमको पुनः ऐसे ऑब्जेक्टिव और ऐसे एम चुनने चाहिए जो कि दोनों, जैसे हमने कोई एम चुना और उसका ऑब्जेक्टिव भी उस एम्स को पूर्ण कर सके, ऐसा हमको ऑब्जेक्टिव चुनना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं हम पांचवा पॉइंट की, जो कि हमारा मटेरियल एंड मेथड्स। मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी अनुसंधान प्रस्ताव का वह भाग है जो यह बताता है कि अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति किन योजनाओं के तहत की जाएगी। मेथड्स उन तकनीकों या प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनके द्वारा आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जैसे एक अनुसंधान प्रस्ताव, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विडंगादी लॉ एंड उद्वर्तन इन द मैनेजमेंट ऑफ स्थूल ओबेसिटी में जो हमारा मटेरियल है उसमें क्या क्या आएंगे, तो उपरोक्त अनुसंधान में जितने भी रोगी शामिल किए जाएंगे वे समस्त रिसर्च के मटेरियल कहलाएंगे। जैसे ग्रुप ए में 20 पेशेंट विडंग आदि, उसमें हमने विडंग आदि लॉ दिया। ग्रुप बी में 20 पेशेंट, उसमें हमने उद्वर्तन दिया। तो ये हमने रिसर्च कर रही है, तो इसमें जितने भी हमारे जो रोगी हो शामिल होंगे वो मटेरियल कहलाएंगे। और हम किस तरीके से डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं और किस तरीके से उसको एनालिसिस कर रहे हैं वो मेथड्स में आएंगे। मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो इसको कहते हैं कार्यविधि, अर्थात जिस विधि से अनुसंधान में शामिल रोगियों का एवं उनमें प्रयुक्त औसत का अध्ययन किया जाएगा वह मेथड्स कहलाता है। अनुसंधान में रोगी को शामिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया अर्थात मापदंड निर्धारित किए जाते हैं जिसको हम इंक्लूजन क्राइटेरिया भी बोलते हैं। फिर उन क्राइटेरियाज को पूर्ण करने वाली रोगियों को अनुसंधान में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अर्थात ऐसे मानक जिनके आधार पर रोगियों को अनुसंधान से बाहर किया जाएगा, यह भी निर्धारित किए जाते हैं। रोगियों को अनुसंधान में शामिल करने एवं बाहर करने हेतु सर्वे, इंटरव्यूज़, ओपीडी एंड आरपीडी कैंप्स इत्यादि का सहारा लिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन क्राइटेरिया देखते हैं, जैसे रोल ऑफ रोहितकारिस्ट इन बीपीएच के अनुसंधान प्रस्ताव में पहला, एज ग्रुप ऑफ 40 वर्ष से अधिक 40 वर्ष से अधिक के पुरुष रोगी को शामिल किया जाएगा। ये एक इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाया है। पहला उसमें फैक्टर ये फुलफिल करना होगा, तो जो भी इसमें अनुसंधान में आना है जिन भी पेशेंट्स को, वो 40 वर्ष से ऊपर होने चाहिए और पुरुष रोगी होने चाहिए वो। इसके अलावा जिनका IPSS इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम स्कोर 10 से ज़्यादा हो उनको शामिल किया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया ये है। इसके अलावा अगर हम इस एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया की बात करते हैं तो भले ही वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं परंतु CA ऑफ प्रोस्टेट, डायबिटीज़ टाइप 2, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, HIV पॉजिटिव, अगर ऐसे पेशेंट हैं जो इंक्लूजन क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं, वो 40 साल के भी हैं और उनका IPSS स्कोर 10 से ज़्यादा भी है। ठीक है,
तब भी उनको हम शामिल नहीं करेंगे। अगर वो उनको सीए है, कार्सिनोमा है प्रोस्टेट में, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है और HIV अगर पॉजिटिव है तो वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया के थ्रू। ठीक, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने देख लिया मेथड, मटेरियल एंड मेथड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठवां पॉइंट जो कि है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसको अवलोकन भी कहते हैं। जैसे स्थूल के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता अपनी औषधि के परीक्षण से पूर्व एवं पश्चात रोगी के वेट, बॉडी फैट परसेंट एवं कोलेस्ट्रॉल इन सभी की जांच करके तुलना करता है। उपरोक्त मानकों जैसे वेट, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, कोलेस्ट्रॉल आदि का औसत प्रयोग करने से पूर्व एवं बाद में किया गया तुलनात्मक अध्ययन ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो भी हम चीज़ पे क्या कहते हैं रिसर्च कर रहे हैं, जैसे हम स्थूल पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम औषधि के पहले उस रोगी का वेट कितना था, बॉडी फैट परसेंट क्या कितना था, कोलेस्ट्रॉल कितना था, और औषधि देने के बाद उस पेशेंट का वेट, बॉडी फैट परसेंट और कोलेस्ट्रॉल कितना था, इन दोनों की तुलना, इन दोनों का पूर्व का और पश्चात का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें सेकंड जो है वो है हमारा रिजल्ट, जिसको हम परिणाम भी कहते हैं। इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन जो कि अनुसंधान प्रारंभ किए जाने से पूर्व एवं पश्चात किया गया था, उससे जो डेटा प्राप्त होते हैं उनका सांख्यिकी विश्लेषण करने के पश्चात यह पता करना कि किया गया औषधि परीक्षण सकारात्मक था अथवा नकारात्मक था, इसे ही हम रिजल्ट कहते हैं। और परिणाम को या रिजल्ट को सिग्निफिकेंस वैल्यू से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो हमने औषधि का परीक्षण किया था, औषधि परीक्षण से पूर्व और पश्चात जो ऑब्जर्वेशन किया था, उस डेटा के थ्रू हम उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के करने के बाद यह पता करते हैं कि जो भी हमने औषधि दी उसका जो इफ़ेक्ट था वो नेगेटिव था स्थूल पे क्या किया कि पॉजिटिव था, इसे ही हम रिजल्ट कहते हैं और इसे हम सिग्निफिकेंस वैल्यू से दर्शाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। एक बार हमने सब कुछ कर लिया, हमारा रिजल्ट आ गया, अब हम इसको कैसे कम्युनिकेट करें या कहाँ पे पब्लिश करें या कहाँ पे बताएं कि हमने ये रिसर्च की और हमें ये डेटा मिला है। तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप अपने रिसर्च को कम्युनिकेट, आफ्टर द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड एनालिसिस द फाइंडिंग्स नीड टू बी कम्युनिकेटेड। देयर आर सम स्ट्रेटजीज टू कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एज फॉलोज। पहला इसमें पब्लिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स इन स्कॉलरी जर्नल्स में आप अपना पब्लिक कर सकते हैं अपने आपके जो भी फाइंडिंग्स हैं जी या जो आपने रिसर्च की है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन एट नेशनल और लोकल प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस। थर्ड है रिटन क्लिनिकल समरी स्टेटमेंट। फोर्थ पोस्टर प्रेजेंटेशन एट लोकल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशन एट जनरल क्लब, डिसर्टेशन और प्रेजेंटेशन एट CMEs। यहाँ आप अपने जो आपने रिसर्च की है, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं यहाँ आप प्रेजेंट कर सकते हैं या उसको पब्लिक कर सकते हैं, अपनी फाइंडिंग्स बता सकते हैं या अपने रिसर्च के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया हमारे रिसर्च प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम पहला पॉइंट हमने देखा था सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हमने देख लिया, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, फिर मटेरियल एंड मेथड्स, फिर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट और फिर लास्ट में हमने मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च पढ़ लिया। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप अगर नोट्स चाहिए तब भी आप हमको बता सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए आप, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदा मिलने लगे और हमारे चैनल्स की भी मिलने लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।